नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप। मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। और क्या हो रहा है आपका? बहुत बढ़िया। अच्छे से पढ़ते रहो और मस्त रहो, है ना। घर पे रहो और सुरक्षित रहो। तो बेटो आज हमने आपको 7th क्लास वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। आज मैं 7th क्लास वाले बच्चों को हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा दिया। वेरी गुड। हाँ, उसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने करा दिए। वेरी गुड। सेकंड चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़ा दिया 7th क्लास का। वेरी गुड। हाँ, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको हल करा दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने याद किए हैं, उनको याद करना है और आपको नोट भी करना है ना। आज हम आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। तीसरे चैप्टर के बाद में फिर इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो पहले चैप्टर पे आते हैं फिर हम लोग, है ना। सबसे पहला हमारा तीसरा चैप्टर है क्लास 7th का, हिमालय की बेटियाँ, है ना। चैप्टर नंबर 3 है हिमालय की बेटियाँ हैं, है ना। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थीं। प्रभात संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, यानी कि राइटर हैं उस टाइम पे बोलते हैं जब वो हिमालय पे चढ़ रहे होते हैं। तो हिमालय की जो बेटियां हैं, हिमालय की बेटियों को मतलब है यहाँ पर नदियों से है। जैसे यहाँ पर ये जो नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? गंगा आती है, यमुना आती है, सतलुज आती हैं। जब वो हिमालय के ऊपर चढ़ते हैं, कंधे पर चढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं, मतलब साज में इतनी छोटी छोटी सी ही हैं। और वहाँ से जो पानी इतनी स्पीड में आ रहा है, तो उस टाइम पर बहुत छोटी हैं, लेकिन जैसे ही वो मैदान में जाती हैं तो बहुत विस्तृत रूप ले लेती हैं। जैसे ही उनको जगह ज़्यादा मिलती है तो वो चौड़ी होती चली जाती हैं। और वो किस तरीक़ा से वहाँ पर उछल कूद करती रहती हैं, वो चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है ना। ये राइटर हैं हमारे, ये हिमालय पर चढ़ते हैं उस टाइम को बताया है। खिलखिलाकर लगातार हंसने जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कि जब ये बाल काल में होती हैं, जैसे हिमालय के जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर बहुत बाल काल में होती हैं, तो वहाँ पर वो बहुत शोरगुल करती हैं। जब ऊपर से बहुत तेज़ पानी गिरता है तो वो स्वाभाविक आवाज़ करता ही है। जब पानी ऊपर से गिरेगा, वो किसी चीज़ से टकराएगा तो वो आवाज़ करता ही है। जिस तरीक़ा से हम लोग हमारे पास समर होती है ना, समर का पानी यदि हम लोग ऊंचा करके उसको ज़मीन पर गिराते हैं तो देखो कितनी आवाज़ करता है। सेम उसी तरीक़ा से इनकी भी आवाज़ आती है। और उस टाइम पे जो बाल लीलाएँ होती हैं, जो ऊपर हिमालय पे होती है, तो वो बाल अवस्था में होती हैं, वहाँ पर बहुत सारा कोलाहल करती हैं। कोतूहल करने का मतलब वो बहुत सारी आवाज़ करती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। यानी कि भागी जा रही हैं, इतनी स्पीड है वहाँ पर इनकी कि इनके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा, इतनी स्पीड है। और बेचैन है मतलब भागने के लिए, किसी जगह पहुँचने के लिए बेचैन है। अपने माता पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जिसकी प्यास मिटा सकेगा। यानी कि माता पिता, यानी जहाँ से ये पैदा होती हैं, उनका लाड़ प्यार भी इनको नहीं रोक पा रहा है, तो वो एक कौन सा है, ऐसा कौन होगा जिसकी प्यास मिटाएगा इनकी। मतलब ये जा रही हैं वहाँ पर किसके लिए जा रही हैं? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अत्यधिकाएँ, सरसवज उत्काएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी कि जब ऊपर से पहाड़ से गिरती हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके रास्ते में आते हैं, उनको कास फेंकती हैं। जैसे इनकी जो अगली बगली हैं पेड़ हैं, मतलब बर्फ़ों से घिरे हुए पहाड़ हैं चारों तरफ, उसकी जो नालियाँ हैं जिनमें से ये बहती हैं, वहाँ से उन नालियों के सामने क्या है, चारों तरफ उनके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना। वो अदर छोटी छोटी नलिकाएँ भी हैं, छोटी छोटी नहर ऐसी टाइप की बनी होती हैं, ऐसी श्रृंखला सी, तो वो जाके एक जगह पर मिल जाती हैं इस तरीक़ा से। तो इनका लीला निकेतन है, इस तरीके का इनका क्या है, लीला निकेतन है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केला के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि जैसे ही वहाँ से निकलती हैं तो फिर इनके पास में बहुत सारे घने जंगल आ जाते हैं, जिनमें देवदार का पेड़ है, चीड़ के हैं, चिनार के हैं, सफ़ेदा के हैं, केला के हैं। जंगलों में पहुंचकर इनको शायद पुरानी चीज़ें याद आती होंगी कि हम जब जवान थे, यानी कि वहाँ से ऊपर से गिरते तो हम पेड़ों को कैसे उखाड़ के फेंक देते थे, लेकिन ये पेड़ हैं इतने जमे हुए हैं।
जाने कौन बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि बूढ़ा हिमालय है ये इन लड़कियों के लिए, इन बेटियों के लिए, जो 3 गंगा यमुना और सतलज हैं, इनके लिए कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी कि ये बिल्कुल मौन रहते हैं, पर्वत होते हैं, बोलते तो नहीं है ना, मौन रहते हैं। तो अब इसी तरीक़ा से इनके बारे में हम जाके उनसे पूछते हैं तो पता चलता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा कहते हैं इसको, काबुल को, और कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी इस तरीके से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम 2 आ जाते हैं। तो उनके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं जिनके नाम आ जाते हैं जो हिमालय से निकलती हैं। रावी है, सतलुज है, व्यास है, चेनाब है, झेलम है, काबुल है, कपिसा है, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि ऐसी नदियां हैं जो कहीं ना कहीं हिमालय की बेटियां हैं। सभी छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महान नदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो रही हैं। यानी कि जो बर्फीला है, बर्फ़ को पिघल पिघल के जो पानी होता है ना, इकट्ठा हो जाता है, उस तरीके का वो पानी है, वो इन 2 नदियों में जाता है और कहाँ तक जाता है, समुद्र तक वहाँ पर पहुँच जाता है। इन 2 नदियों के में से जो पानी है बहता हुआ वहाँ समुद्र तक पहुँच जाता है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी कि जो हिमालय है, हिमालय की 2 बेटियां हैं, इनका हाथ पकड़ने के लिए कितना सौभाग्यशाली है जो वो जो समुद्र है, वो कितना भाग्यशाली है जिनको हिमालय बेटियों का हाथ पकड़ने का उनको मौका मिला है। जिन्होंने मैदान में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग तरंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप ही हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होगी। यानी कि एक बेटी है, जब बेटी की शादी किससे होती है, दामाद से होती है ना, तो उस तरीके का दामाद को यहाँ पर समुद्र बताया गया और ससुर को हिमालय बताया गया है। तो जब ये छोटी छोटी सी होती हैं तो वहाँ पर जो पहाड़ पर लोग रहते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बचपन से इसी तरीके के देख रहे हैं। अब इसी तरीक़ा से हम लोग भी मैदानी भागों में उन नदियों को देख रहे हैं, तो हमारे लिए वो मैदान वाली भाग सिचुएशन नॉर्मली है। ऐसे ही उनके लिए वो छोटी वाली चीज़ें हैं, छोटी नदियों के रूप में बह रही हैं, वो भी उनके लिए नॉर्मल है ना, इस तरीके का है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी कि हिमालय को उनका ससुर कह सकते हैं हम लोग समुद्र का, और समुद्र को हिमालय का दामाद भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ से वो पैदा होती हैं, निकलती हैं और हिमालय में मिल जाती हैं। तो इस तरीके के एक प्रतीक रूप में बस बताया गया है। कालिदास के बिरही यज्ञ में अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे आज अचानक याद आ गई। यानी कि कालिदास जी का एक मेघदूत नाम की एक किताब है, यानी कि उनकी एक कविता है, उसके अंदर उन्होंने बेतवा नदी के बारे में बताया गया है। तो उसी टाइम पे अचानक उन चीज़ों को देखते हुए जो हमारे राइटर हैं उनको इन कवियों की बातों को, कवि की बात है जो कालिदास जी की बात है, वो उनको क्या आ गई, अचानक याद आ गई। सोचा है कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यानी कि नदियों को क्या था, सचेतक रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को, पहाड़ी घाटियों को समतल आंगनों के मैदानों में जुड़ा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कि आंगन वाला, यानी कि इस तरीके से जो मैदानी भागों में कोई देखे और उसको पर पहाड़ी भाग में देखता है तो उनको इस तरीके का ही नतीजा निकलेगा। वो ऐसे ही सोचेगा कि वाह कितना ताज्जुब वाली बात करेगा। काका कालकेलेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। कालेलकर हैं, उन्होंने इन नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हमें इन्हें बेटी के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है यहाँ। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो तिब्बत की बात है, लिड़ यानी लिड़ को कहते हैं, तिब्बत कहते हैं, की बात है, उन उच्चट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस
प्रगतिशील जल किसने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और तो लगा मैं गुनगुनाने, है ना। इस तरीके से बता रहे हैं कि उनको राजमाता, माता के नाम से भी हम लोग कहते हैं, लोक माता कहा है इन्होंने, किसने, काका कालेलकर हैं उन्होंने। इसके अलावा इनको माता कहने से अपेक्षा है, मतलब माता कहने के साथ साथ हम इनको बेटी के रूप में भी जान लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था हिमालय के बारे में, हिमालय की बेटियां हैं इनके बारे में पढ़ा था, तो उनको बेटी के रूप में भी उनको दर्जा दे सकते हैं। इसी तरीक़े से कालिदास ने एक प्रेयसी के नाम से, प्रेयसी मतलब प्रेमिका के नाम से उनको एक स्थान दिया था, उनको रूप दिया था। इसके साथ साथ में ही हम लोग ममता के एक और आगे बढ़ जाते हैं, इनको बहन का भी दर्जा देते हैं। बहुत सारे कवियों ने नदियों को बहन के रूप में देखा है और उनको इस तरीक़ा से देखता है। जब तिब्बत में थे ये जो राइटर थे, उस टाइम पे सतलज नदी के किनारे बैठ जाते हैं, मन उदास होता है तो वो पैर उसमें डाल लेते हैं और ठंडे पानी में पैर बिल्कुल मस्त हो जाते हैं उसके, और उसका दिमाग भी ठंडा हो जाता है और फिर वो गाने गुनगुनाने लगता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यानी कि सतलज नदी की जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी लीला तुम्हारी अजीब है। वह मुदित मन हटा कुमारी, यानी कि जो मेरा मन था वो उदास था, वो क्या हो गया है, अब प्रफुल्लित हो गया है, खुश हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, यानी मैं तुम्हारे ऊपर मर जाऊं। तुम बेटी ये बाप हिमालय, और तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप कौन है, हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और लेकिन चिंतित है और चुपचाप है, शांत है हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, और प्रकृति नदी का जो चित्रित पट है उस पर वो कैसा है, हमारा हिमालय शांत बैठा हुआ है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और ये आपके रूप में एक अद्भुत छाप है हिमालय की। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, और जय हो सतलुज माता बहन तुम्हारी। नागार्जुन जी इनके राइटर हैं। इस चैप्टर के अंदर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो चीज़ समझ में आई होंगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को, हमारा जो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे इस तरीके की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहें। और आप अपने जो दोस्त हैं, यार हैं, जिनको इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत है, जो आपके 7th क्लास में, उनको इस तरीके की वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी घर बैठ के ही उनको स्टडी का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू बच्चों। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी मोबाइल हैं घर पे उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, और साथ में आपके अपने फ्रेंडों को भी बोल के इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू बच्चों। आगे भी हम लोग इसी तरीक़े से पढ़ाते रहेंगे।